दूसरे विश्व युद्ध को जापान पर अमेरिका के परमाणु हमले और जर्मनी के तानाशाह हिटलर की हार के रूप में याद रखा जाता है। इस विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर लिया था। पूरा यूरोप पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत कमजोर हो गया था और अमेरिका एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा था। पर जिस तरह से अमेरिका ने इस विश्व युद्ध में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया, उसे लेकर उस पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नाम के परमाणु बम गिराकर उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। जापान पर हुए इस हमले ने जापान को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ऐसी तबाही किसी देश ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन आपको हैरानी होगी कि कुछ ही दशकों में जापान एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और फिर से दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। आज जापान जर्मनी, यूके और भारत से ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर आकार में भारत से इसकी तुलना करें तो यह भारत से 770% छोटा है। लेकिन आज भी जापान के पास ना तो अपनी आर्मी है और ना ही वो खुद से अपनी रक्षा करने में सक्षम है। पर एक समय ऐसा भी था जब जापान के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी। जापान की सेना में 50 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे और यही नहीं, चीन और कोरिया जैसे देश भी जापान के कब्जे में थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अकेले जापान ने ही मित्र राष्ट्रों की नाक में दम कर रखा हुआ था। इस लड़ाई में जापान ने एक बहुत ही खतरनाक अभियान चलाया हुआ था जिसका नाम था कामिकाजी, जिसका मतलब था देवीय जोका। इसे आप हाल फिलहाल के दिनों में खतरनाक आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए गए मानव बम जैसे आत्मघाती हमलों की तरह देख सकते हैं। इसमें जापानी एयरफोर्स के पायलट्स अपने विमान को दुश्मन देश के एयरबेस पर क्रैश करवा दिया करते थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान विश्व युद्ध में किस कदर पागल हो चुका था कि वो दुश्मन देशों को तबाह करने में लगा था, जिसमें भले ही उसके सैनिकों की जान चली जाए। जर्मनी के नाजियों ने यहूदियों पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी थी, लेकिन एक काम जो शायद उन्होंने भी नहीं किया था, वो जापानी सैनिक युद्ध बंदियों के साथ करते थे। बहुत सी रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि जापानी सैनिक बंदी बनाए गए सैनिकों का मांस खाया करते थे और वो इसे प्रोटीन का बड़ा सोर्स समझकर खाते थे। अगर जापान के इन कृत्यों को देखे तो भी अमेरिका का हमला जायज नहीं था, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में जापानी नागरिक भी मारे गए थे। विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका मित्र राष्ट्रों का मुखिया बन चुका था और अब उसे ही जापान की किस्मत लिखनी थी। अमेरिका ने युद्ध खत्म होने के बाद जापान का संविधान लिखा और उसके आर्टिकल 9 में उसे जापान को एक ऐसा देश बना दिया जिसे सेना रखने तक का अधिकार नहीं था। साथ ही अब जापान किसी देश के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ सकता। अब सवाल उठता है कि अगर जापान के पास उसकी कोई सेना ही नहीं है तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करता है? उसकी आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कुछ समय पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद जापान में सालों पहले अमेरिका के लिखे संविधान को बदलने की मांग तेज हो गई थी। कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का कारण कहीं ना कहीं पहले विश्व युद्ध के परिणामों से जुड़ा था। पहले विश्व युद्ध पर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान की जीत हुई थी और जर्मनी पर जिस तरह वर्साई की संधि थोपी गई थी वही कहीं ना कहीं दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी थी, क्योंकि इस संधि के बाद जिस तरह जर्मनी को ह्यूमिलेट किया गया था उसने ही जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह को पनपने का मौका दिया। न सिर्फ जर्मनी बल्कि अगले कुछ सालों में इटली में भी मुसोलिनी जैसे तानाशाहों की सरकार बन गई थी। हिटलर ने वर्साई की संधि का उल्लंघन करके हथियार बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हिटलर ने मार्च 1939 में चेकोस्लोवेकिया पर हमला कर
उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सितंबर 1939 में पोलैंड पर भी जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। इस हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की मदद करने के लिए जर्मनी से भिड़ गए और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में भी लगभग पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। इस तरह एक्सिस पावर्स यानी धुरी राष्ट्र थे, जिनमें जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया जैसे देश थे, तो वहीं दूसरी तरफ अलाइड पावर यानी कि मित्र राष्ट्र थे, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत यूनियन थे। युद्ध की शुरुआत में जर्मनी की लगातार जीत होती जा रही थी और वो फ्रांस तक पहुंच गया था। अब उनकी मंशा ब्रिटेन पर हमला करने की थी, लेकिन इससे पहले कि जर्मनी ब्रिटेन की तरफ बढ़ पाता, दूसरी तरफ सोवियत ने जर्मनी के साथ जंग छेड़ दी। हालांकि वहां भी पहले जर्मनी को सफलता मिली, लेकिन बाद में सोवियत ने जर्मनी को धूल चटा दी। शुरू में अमेरिका इस युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब जापान ने 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, तो अमेरिका भी इस लड़ाई में कूद गया। सोवियत और जर्मनी के बीच स्टालिनग्राड में भयंकर लड़ाई लड़ी गई, जिसमें आखिरकार जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की इस पहली बड़ी हार ने युद्ध की दिशा बदल कर रख दी। इस हार के कुछ समय के बाद जर्मनी और इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार को हिटलर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। हिटलर की पूरी कहानी का वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो दो शक्तियां सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वो थे जर्मनी और जापान। जर्मनी ने 7 मई 1945 को सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद जर्मनी और सरेंडर कर चुके दूसरे देशों को दी जाने वाली सजाएं निश्चित की जानी थी। 17 जुलाई से 2 अगस्त के बीच मित्र राष्ट्र को मिलकर तय करना था कि हारे हुए देशों के साथ कैसा सलूक किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय तक जापान ने सरेंडर नहीं किया था। मित्र राष्ट्र जर्मनी के पोस्टडेम में इकट्ठे हुए, लेकिन मीटिंग शुरू होने के एक दिन पहले ही अमेरिका ने वो शक्ति हासिल कर ली थी जिसके दम पर वो किसी भी देश को झुका सकता था, और वो शक्ति थी न्यूक्लियर पावर, यानी कि अमेरिका ने परमाणु बम बना लिए थे। एक बार अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सोवियत यूनियन के तानाशाह स्टालिन को इसके बारे में बता दिया था, लेकिन स्टालिन को यह महज एक मजाक लगा और उन्होंने इसे इतनी तवज्जो नहीं दी। पर बाद में जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हथियारों का प्रयोग किया, तो स्टालिन भी बौखला उठे। स्टालिन ने पश्चिमी देशों पर उन्हें अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। ट्रूमैन ने ब्रिटेन और चीन के साथ मिलकर जापान के हमले को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। सोवियत जापान पर हुए इस हमले के साथ नहीं था, इसलिए जॉइंट स्टेटमेंट पर उसके हस्ताक्षर नहीं थे। यानी अब जापान के सरेंडर को लेकर जिन देशों को शर्तें तय करनी थी, उनमें अमेरिका, चीन और ब्रिटेन शामिल थे। मित्र राष्ट्र को लगा कि जापान भी सरेंडर कर देगा और इसे लेकर कुछ शर्तें तय की गई थी। इसके अनुसार जापान के सैनिकों को युद्ध क्षेत्रों से अपने घर वापस लौटने की आजादी दी जाएगी, जहां जाकर वो शांति से अपना जीवन जी सकते थे। मित्र राष्ट्रों ने कहा कि जापान की सरकार से अपील की जाती है कि वो अपनी सेना को सरेंडर करने के लिए कहे। ऐसा ना करने की स्थिति में जापान को विनाश के लिए तैयार रहना होगा, पर जापान ने इन शर्तों को अनसुना कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने वही किया जिसकी उसने धमकी दी थी, यानी जापान पर अमेरिका ने परमाणु हमला कर दिया। 6 और 9 अगस्त को हुए इन हमलों के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट ने सरेंडर कर दिया। अब जापान पर प्रतिबंध लगाए जाने थे, साथ ही कुछ ऐसे नियम भी बनाए जाने थे जिनसे ये इंश्योर किया जा सके कि भविष्य में विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो। इस लड़ाई के बाद जापान को इस कदर लाचार कर दिया गया कि उसे उसका संविधान ही बदलने को कहा गया। जापान के नए संविधान को लेकर 3 सिद्धांत बनाए गए। पहला ये था कि सम्राट जापान की जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। दूसरा ये था कि जापान को युद्ध छेड़ने का अधिकार नहीं होगा, और तीसरा ये था कि
ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह से ही एक संसदीय प्रणाली बनानी होगी, जिसके बाद जापान का नया संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसे मई 1947 में लागू कर दिया गया। इसके अनुसार जापान के सम्राट की शक्तियां अब सिर्फ नाम मात्र की ही रह गई थी। संविधान के आर्टिकल 9 से लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही, जिसमें जापान की आर्मी का भविष्य तय किया गया। इसके अनुसार अब जापान से सेना रखने का अधिकार छीन लिया गया, यानी कि जापान की जल सेना, थल सेना और वायु सेना भंग कर दी गई। जो आर्मी ऑफिसर्स युद्ध अपराधों में शामिल थे, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी जैसी सख्त सजाएं दी गई। 1950 में चीन में माओ जेडोंग की सरकार आ गई थी। कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जापान अभी अमेरिका के कब्जे में ही था, लेकिन अब अमेरिका को डर सताने लगा कि वही कम्युनिस्ट जापान तक ना पहुंच जाए। चीन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर जापान को कुछ रियायतें दी गई और जापान को सेल्फ डिफेंस फोर्स बनाने की छूट दे दी गई, जिसके बाद जापान की JSDF का गठन हुआ। ये एक आंतरिक सुरक्षा फोर्स थी, जिसका मकसद देश में शांति बनाए रखना था। तब से लेकर आज तक जापान ने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया, पर आज भी जापान अपनी GDP का 1% हिस्सा सुरक्षा पर खर्च करता है। यहाँ हमें यह समझना होगा कि जापान के पास जो भी फोर्स है वो सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई है, यानी जापान सिर्फ बाहरी आक्रमण से खुद को बचा सकता है, वो जवाबी कार्यवाही नहीं कर सकता। पर अगर जापान पर कोई हमला कर देगा तो कौन उसकी सुरक्षा करेगा? इसे लेकर 1960 में अमेरिका और जापान के बीच एक संधि हुई। इस संधि के तहत अगर कोई देश जापान पर हमला करता है तो अमेरिका उसका साथ देगा। अमेरिका ने जापान में बहुत से मिलिट्री बेस स्थापित कर रखे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात तो यह है कि नया संविधान बनाने के बाद से जापान के संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है, क्योंकि संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। कुछ समय पहले शिंजो आबे की पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल कर लिया था। शिंजो भी संविधान में संशोधन के पक्ष में थे। वो जापान की आर्मी बनाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जापान को नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे देशों से खतरा है। नॉर्थ कोरिया इतने प्रतिबंधों के बावजूद लगातार मिसाइल परीक्षण करता जा रहा है और चीन भी साउथ चाइना सी में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। ये सब देखते हुए जापान को एक आर्मी की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, लेकिन जापान में आर्मी बनाने की राह आसान नहीं है और इसमें बहुत सी मुश्किलें आ रही है, जिसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि जापान के लोग ही जापान की सेना की विश्व युद्ध और उससे पहले की छवि को लेकर आशंकित रहते हैं। बहुत से लोग आर्मी बनाने के पक्ष में नहीं है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि जापान के लोग चाहते हैं कि आर्मी पर बेवजह खर्चा ना कर उस पैसों को जापान की समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। हाल के दिनों में जापान महंगाई की समस्या से जूझ रहा है। शिंजो आबे बहुत लोकप्रिय नेता थे। उनके जाने के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है जो संविधान संशोधन के लिए लोगों और दूसरे दलों का सहयोग जुटा सके। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या जापान जैसे देश के पास एक आर्मी नहीं होनी चाहिए?